Hello everyone, welcome back to the channel. So this is the most important lecture of accountancy class 11, that is the basic accounting terms. Accounting इस सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी टर्म्स तुम पढ़ने वाले हो उनके एग्जैक्ट मीनिंग जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जब तुम्हें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ाया वहां भी यही समझाया कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बना क्यों, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ताकि सभी लोग सेम तरीके से पैसे का हिसाब किताब रख सकें। अरे वो रखने के लिए तुम्हें अकाउंटिंग टर्म्स तो पता होनी चाहिए, इन टर्म्स का मतलब तो पता होना चाहिए। तो मैं आपको सिखाऊंगा सारी की सारी टर्म्स, और उन सब का मतलब सभी लोग सेम समझेंगे तभी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का पर्पस पूरा होता है। तो इसलिए सारी की सारी टर्म्स आपको बहुत ध्यान से समझनी है। मैं देखता हूं बच्चा बीकॉम में पहुंच जाता है लेकिन उसका ये बेसिक क्लियर नहीं होता और वो बार बार आकर देखता है। इसीलिए आप देखो कि अगर मैंने शॉर्ट्स डाली हुई है इसी के ऊपर, हर टर्म के ऊपर, आप देखो इसमें कितने सारे व्यूज हैं। उसमें सिर्फ 11th के बच्चे नहीं है, वो सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक क्लियर नहीं होता। तो ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी टर्म्स को बहुत आराम से समझना। मैं इसके 2 या 3 लेक्चर्स लाऊंगा। आज के लेक्चर में हम मेजर अकाउंटिंग टर्म्स करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि एसेट। एसेट क्या होते हैं, उसके जितने भी टाइप्स है सारे के सारे। लायबिलिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या मतलब होता है रिसिप्ट का, क्या होता है एक्सपेंडिचर, क्या होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, प्रॉफिट लॉस, इनकम, ये सब हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। सो बहुत अच्छा लेक्चर रहने वाला है, बहुत दमदार लेक्चर रहने वाला है। पूरे का पूरा लेक्चर, सारे के सारे नोट्स जरूर बना लेना साथ के साथ, तभी इस लेक्चर का बेनिफिट है। आपको कोई किताब नहीं खोलनी, कुछ नहीं करना, सब कुछ इस दुनिया से बना है। पूरी अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो आपको सब समझ आएगा कि क्या चीज होती है, क्या चीज नहीं होती है। दैट्स इट। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहली टर्म दैट इज माई एसेट, उसके साथ। सो मेरी पहली टर्म है दैट इज एसेट, कि एसेट का क्या मतलब है। देखो आपको ये तो पता है कि एसेट इज जो हमारी है, जिससे हमारे को फायदा मिलता है। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है आपको ये भी पता होगा कि यार जो लैंड है वो एसेट होती है, बिल्डिंग एसेट होती है, ये डिजिटल पैनल है ये एसेट है। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ब्रो? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखो क्या होती है। एनीथिंग, बहुत ध्यान से देखना, एनीथिंग दैट हैज 3 फीचर्स। जिस भी किसी चीज के अंदर ये 3 फीचर्स हो उसे आप क्या बोलने वाले हो? एसेट बोलने वाले हो। क्या है वो 3 फीचर्स? ध्यान से देखो। पहली चीज वो क्या होनी चाहिए? उस चीज की कोई इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। उस चीज की क्या होनी चाहिए? कोई इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी चीज उसमें क्या होनी चाहिए? ओनरशिप होनी चाहिए, बिजनेस के पास उसका मालिकाना हक होना चाहिए। और तीसरी चीज, उस चीज से मेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। अभी आराम से मतलब समझते हैं इनका हम, कि किस चीज का क्या मतलब है। तो मैंने बोला सबसे पहले तो उस चीज की क्या होनी चाहिए? इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। व्हेन आई से इकोनॉमिक वैल्यू, व्हाट आई मीन टू से इज कि भाई उसकी ना पैसे के रूप में वैल्यू होनी चाहिए। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? वैल्यू इन फॉर्म ऑफ मनी। उसकी पैसे के रूप में वैल्यू होनी चाहिए, मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि देखो रिश्ते होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनके पैसे के रूप में कोई वैल्यू नहीं होती। बट हम एसेट जिसको भी बोलोगे उसकी क्या होनी चाहिए? पैसे के रूप में वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी चीज, बिजनेस के पास उसका ओनरशिप का राइट होना चाहिए। बिजनेस इज फ्री टू यूज, बिजनेस उसको फ्री टू यूज है, अपनी मर्जी से उसको यूज कर सकता है। तीसरी चीज, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उस चीज से हमें फ्यूचर में पैसे के रूप में बेनिफिट मिले। फ्यूचर में मॉनिटरी टर्म्स में हमें क्या मिल रहा हो? उससे बेनिफिट मिल रहा हो। अगर ये तीनों चीजें, कोई भी चीज क्वालिफाई करती है, हाँ भर देती है, तो उसे आप एसेट बोलोगे। तब आपको जो जो एसेट लगती है उनसे पूछे, तुम्हें डिजिटल बोर्ड एसेट लगता है भाई, चलो पूछते हैं इससे क्या इकोनॉमिक वैल्यू है? क्या पैसे के रूप में डिजिटल बोर्ड आपकी वैल्यू है? बिल्कुल है सर। क्या आपके पास ओनरशिप है जिस बिजनेस को? क्या विद्यम के पास इसकी ओनरशिप है? बिल्कुल है। हम चाहे तो पढ़ा ले, हम चाहे तो इसके अंदर यूट्यूब चला ले, हम चाहे तो इसके अंदर गेम खेल ले, जो मर्जी कर ले भाई, हमारा ओनरशिप है इसके ऊपर।
सो ठीक है, ऑनरशिप भी है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या सर, ये फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसे मिलेंगे, है ना। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसा मिलता है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इससे मुझे पैसा मिलता है। मेरे को फ्यूचर में इससे इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। सो ऑफकोर्स दिस इज एन एसेट। तो समझ आई, कोई भी चीज आप एसेट कब बोलोगे? जब आप कि वो चीज इन तीन चीजों को क्वालिफाई करती हो। वन लाइनर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? एसेट की डेफिनेशन होती है इकोनॉमिक रिसोर्स of an entity, economic resource of an entity which provides, जो प्रोवाइड करता है हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। वन लाइनर डेफिनेशन इसकी ये बनती है। इसके अंदर सारे के सारे फीचर्स आगे देखो। पहली चीज मैंने लिखी इकोनॉमिक रिसोर्स। मैंने इसे इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब पैसे के रूप में वैल्यू है इसकी, मॉनिटरी वैल्यू है इसकी। दूसरी चीज मैंने लिखी जैसे ऑफ एन एंटिटी। भाई ऑफ एन एंटिटी का मतलब क्या हो गया? ऑफ एन एंटिटी का मतलब हो गया कि बिजनेस के पास इसकी ओनरशिप है, इसके पास मालिकाना हक है, विच प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब फ्यूचर में पैसे के रूप में बेनिफिट प्रोवाइड कर दे। तो एसेट क्या होती है? एसेट होती है जिसके अंदर तीन फीचर्स हो। उसकी पैसे के रूप में वैल्यू होनी चाहिए, उसका फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, बिजनेस के पास उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। देखिए करेक्टरिस्टिक्स क्या बनी, करेक्टरिस्टिक्स क्या बनी भाई एसेट की। देखो पहली कहते हैं इट शुड बी ओन्ड, है ना, बिजनेस की इसके ऊपर ओनरशिप होनी चाहिए। फिर कहते हैं इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। इट हेल्प्स टू जनरेट फ्यूचर प्रॉफिट। ये इसकी तीन मेन इंपॉर्टेंट है, इसकी तीन मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से किसी भी चीज को आप एसेट बोलते हो, वो ये है। बाकी रीड कर लेते हैं। ये कहते हैं इट मे बी टेंजिबल इंटेंजिबल। ठीक है, क्या हो सकता है आप उसको देख पाओ, टच कर पाओ, या फिर देख टच ना कर पाओ, फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। अभी हम जानेंगे जब हम टाइप्स ऑफ एसेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, क्या इंटेंजिबल होती है, क्या टेंजिबल होती है, क्या क्या होता है, सब बता दूंगा। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। अरे भाई ये तो कॉमन सेंस है ना। जब तुम कह रहे हो कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, कहां गया, उसकी सम वैल्यू होनी चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, तो भाई पक्की बात है वो पैसे के रूप में मापी जा सकती होगी, तभी तो होगी। तो इसीलिए ये पांच बढ़ा चढ़ा के बताई गई हैं, लेकिन मेजर आपके पास 1, 2 और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। किसी भी एसेट को एसेट बोलने के लिए ये तीन चीजें होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। एसेट को बांटा कैसे जाता है, एसेट्स को बांटा कैसे जाता है। तो हम देखें कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, एसेट किस किस टाइप की है। बहुत ध्यान से सुनना, यहां से एक भी चीज आप मिस नहीं कर सकते। मोटे मोटे तौर पे एसेट्स को हम दो भागों में बांटते हैं। मोटे मोटे तौर पर एसेट को हम दो भागों में बांटते हैं। ये नहीं कि दो ही होते हैं, एक्चुअली में एक और भी होता है, दैट इज फिक्टिशियस एसेट। उसके बारे में बात करेंगे हम, अभी ये खत्म करके उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला करंट एसेट, पहला करंट एसेट और दूसरा नॉन करंट एसेट, है ना। करंट एसेट बोले तो जिनमें करंट दौड़ रहा है ना, जैसे ये बोर्ड हो गई इलेक्ट्रिसिटी, और जो नॉन करंट होगी जिसके अंदर करंट नहीं दौड़ रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अभी बताता हूं कैसा होता है, तो ध्यान से समझना एक एक चीज को। करंट एसेट्स तुम किन्हें बोल रहे हो, करंट एसेट्स तुम किन्हें बोल रहे हो, बहुत ध्यान से देखो। देखो कि कोई भी एसेट है तो एसेट का मतलब होता है जो तुमने खरीद रखी है कोई चीज, है ना, क्योंकि पैसे देके खरीदी होगी, इकोनॉमिक वैल्यू है, और वो उसका फ्यूचर में कुछ यूज आ रहा होगा। तो डेफिनेशन क्या है, दोज एसेट्स, ऐसी एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और कन्वर्जन इन कैश। कहते हैं कि ऐसी एसेट्स जो तुमने इसलिए हेल्ड कर रखी है, इसलिए संभाल रखी है, क्योंकि तुम्हारा पर्पस है कि तुम उनको रीसेल कर दोगे, बेच दोगे, या कैश में कन्वर्ट कर लोगे विद इन शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के अंदर अंदर, आइदर दैट इज 1 ईयर,
जनरली हम कंसीडर करते हैं 1 साल। इसके बारे में इन डेप्थ आप और बात करते हो जब हम क्लास 12 में जाते हैं, अभी के लिए इतना बहुत है। तो हमने क्या समझा, ऐसी एसेट्स जिनका पर्पस क्या है कि हम उन्हें रीसेल करेंगे या हम उनको कन्वर्ट करेंगे कैश में विद इन शॉर्ट पीरियड, 1 साल के अंदर अंदर। ऐसी कौन सी एसेट होती है, ऐसी कौन सी चीज होती है जिसको तुम कैश में बदलना चाहते हो? सोच के देखो, एक कपड़े की दुकान पे गए तो कपड़े की दुकान है, तो जिसकी उसका क्या पर्पस है, वो क्या बेच रहा है वहां से, किस चीज को कैश में कन्वर्ट करना चाहता है वो? उसकी दुकान पे जो एसी लगा है वो बेचने बैठा है वो, या उसकी दुकान का जो काउंटर है वो बेचने बैठा है वो? नहीं, उसके पास जो कपड़े पड़े हैं वो बेचने बैठा है, तो वो कपड़ों को कन्वर्ट करना चाहता है कैश में। जूते की दुकान पे जूते कैश में कन्वर्ट करना चाहता है। इलेक्ट्रिसिटी की दुकान पे पंखों को वो कैश में कन्वर्ट करना चाहता है, उनको बेचना चाहता है। तो बेसिकली इसका सबसे मेन एग्जांपल क्या हुआ, गुड्स होते हैं फिजिकल आइटम्स ऑफ सेल, बेसिकली वो चीजें जो तुम बेचना चाहते हो, जिनको कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो। हर बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकता है। और एग्जांपल देखें, कैश तो खुद ही कन्वर्टेड इन कैश है, तो बिजनेस के पास जो भी कैश है उसको क्या ही कन्वर्ट करना, तो वो भी करंट एसेट में आता है। बैंक बैलेंस, उसको भी आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। एक और मुख्य चीज आती है, दैट इज डेटर्स। ये डेटर्स क्या होते हैं? तो ये डेटर्स होते हैं बेसिकली जिनको तुमने गुड्स बेचे हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ऐसे लोग जिनको तुमने उधार पे सामान बेचा, तो उनसे तुम पैसा लोगे ना भाई, तो वो होंगे तुम्हारे डेटर्स। जिनको तुमने उधार पे सामान बेचा, तो वो क्या होंगे, तुम्हारे डेटर्स होंगे। उनसे कल को पैसा लोगे ना आप, तो दैट आर डेटर्स, वो भी तुम्हारी करंट एसेट होते हैं। अब बात करते हैं नॉन करंट एसेट। ऐसी एसेट जो इसलिए रखी जाती हैं कि ताकि तुम उन्हें कन्वर्ट कर दो कैश में, बेच दो, उनको पर्पस होता है रीसेल का, वो होगी करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होंगी? नॉन करंट एसेट क्या होंगी? दोज एसेट्स विच आर नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और कन्वर्जन इन कैश। ऐसी एसेट्स जिनका पर्पस रीसेल करना या कन्वर्जन इन कैश करना नहीं है, वो क्या होती है? तुम्हारी नॉन करंट एसेट। बट कुछ तो पर्पस होगा। क्या पर्पस हो सकता है? बट फॉर पर्पस ऑफ, क्या पर्पस हो सकता है? इन्वेस्टमेंट। या तो तुम्हारा पर्पस है इन्वेस्टमेंट है, या फिर दो पर्पस हो सकते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, और फैसिलिटेटिंग बिजनेस ऑपरेशंस। या फिर वो एसेट्स क्या कर रही है? तुम्हारे बिजनेस ऑपरेशंस को फैसिलिटेट कर रही हैं, उनको स्मूथली रन करने में हेल्प कर रही हैं। तो क्या समझ आया? नॉन करंट एसेट्स का पर्पस रीसेल करना नहीं है, इनको आपका कैश में कन्वर्ट करने का कोई भी पर्पस नहीं है। दे आर नॉट हेल्ड फॉर दिस पर्पस, बट दे आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ, क्या पर्पस हो सकता है? अरे ये क्या आ गया? बट दे आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करना। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आप 11th क्लास में, आपको इसको भी समझना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेटा कि तुम पैसा ऐसी जगह पे लगाओ कि इन्वेस्टमेंट का होता है तुम वहां से कुछ रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? टू जनरेट रेगुलर इनकम, कि तुम वहां से रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हो, या गेन ऑन सेल ये चाहते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, विद्यम ने कमाया पैसा, बहुत पैसा हो गया, अब क्या करें? हमने सोचा कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हमने क्या करा? हमने फ्लैट ले लिया और वो किराए पे चढ़ा दिया। तो दैट इज माई इन्वेस्टमेंट पर्पस। है तो मेरी नॉन करंट एसेट, बट वो मेरा इन्वेस्टमेंट पर्पस है। मैंने क्या करा? 4 लाख रुपए किसी को ब्याज पे दे दिए, वो इंटरेस्ट जो आ रहा है वो जो मेरा है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस है, जो मैंने 4 लाख रुपए किसी को दिए। या फिर मैंने क्या करा? मैंने ना गोल्ड लेके रख लिया कि इसको बेच दूंगा, रेट बढ़ जाएगा, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? या तो रेगुलर इनकम आए कि तुमने कोई चीज ली और रेंट पे दे दी, या फिर तुम गेन ऑन सेल देखना चाहते हो, सोना खरीदा, सोने को कल को गेन ऑन सेल करोगे कि जब बेचोगे तो फायदा हो जाएगा। या तो मेरा ये पर्पस होगा, या फिर विद्यम ट्यूटोरियल्स ने जैसे ये बोर्ड दिया,
डिजिटल बोर्ड लिया, ये कैमरा लिया, ये लैपटॉप लिया, ये एसी लिया, क्या ये सभी मेरा इन्वेस्टमेंट पर्पस है? क्या इनसे कोई रेगुलर इनकम आ रही है? डायरेक्टली नहीं आ रही। ये सारी क्या है? दे आर फैसिलिटेटिंग बिजनेस ऑपरेशंस। ये क्या कर रही है? मेरी बिजनेस ऑपरेशंस को फैसिलिटेट कर रही है, जो मेरे बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने में हेल्प करती है। अभी तक समझ आता है हमें कि यार एसेट होती है जिसके अंदर तीन चीजें हो, इकोनॉमिक वैल्यू हो, पैसे के रूप में वैल्यू हो, बिजनेस के पास ओनरशिप हो, और तीसरी चीज वो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे। फिर हमने कहा एसेट दो तरीके की होती है। पहला तरीके की होती है करंट एसेट, जो जिनका पर्पस होता है हम इसको रीसेल करेंगे या कैश में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी होती है नॉन करंट एसेट, जिनका पर्पस रीसेल या कैश में कन्वर्ट करना नहीं होता, बल्कि दो पर्पस हो सकते हैं। एक पर्पस तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट और एक हो सकता है बिजनेस ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करना। अब देखो, ऐसी नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट बस इतना ही, नॉन करंट एसेट्स को आगे क्लासिफाई करते चले जाएंगे। ऐसी नॉन करंट एसेट्स जिनका पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बुलाते हैं प्यार से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या बुलाते हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? दोज नॉन करंट एसेट्स विच हैव द पर्पस टू जनरेट रेगुलर इनकम और गेन ऑन सेल, आप कह सकते हो विच आर डन फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, उन्हें हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और ऐसी नॉन करंट एसेट्स जिनका पर्पस होता है बिजनेस ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करना, उन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। उन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन लिखें। फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? अपने आप लिख सकते हो आप, दोज नॉन करंट एसेट्स। काफी बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि नॉन करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट एक ही चीज है। एक्चुअली में नहीं होता, क्योंकि फिक्स्ड एसेट के अंदर सिर्फ वही नॉन करंट एसेट्स आती हैं विच हैव द पर्पस टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस, जिनका काम क्या होता है? बिजनेस ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करना। एग्जांपल्स लिखें। एग्जांपल्स लिखते हैं भाई। इसका एग्जांपल क्या होगा? देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने कहा लैंड फॉर रेंट, मैंने लैंड ली रेंट के लिए, मतलब ली नहीं, मैं कहूंगा कि परचेज है ना, परचेज होना चाहिए, क्योंकि खरीदी, लैंड फॉर रेंट, तो दिस इज माई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। या फिर लोन किसी को एडवांस कर देना, किसी को लोन देने को पता है क्या कहते हैं? लोन एडवांस कर देना, तो ये क्या है? मेरी इन्वेस्टमेंट पर्पसेस है। फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल देखो आप, ऐसी कोई भी एसेट जिसका पर्पस तुम्हारा रीसेल या कैश में कन्वर्ट करना नहीं है, लेकिन बिजनेस को फैसिलिटेट करना। इतनी देर से तो बोल रहा हूं, ये एसी लगा, ये पंखा लगा, ये मेरे पास बोर्ड लगा तो मैं कह सकता हूं एयर कंडीशनर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा, ये सब क्या है? आपकी फिक्स्ड एसेट्स है। समझ आती है जी? समझ आया फिक्स्ड एसेट क्या होती हैं? अच्छा एक बात बताओ, आपको ये भी समझ आनी चाहिए कि जैसे ये पंखा जो लगा हुआ है, ये पंखा विद्यम के लिए क्या है? नॉन करंट एसेट है ना, क्योंकि हमारा पर्पस नहीं है कि इस पंखे को बेचेंगे, नहीं है। लेकिन यही पंखा इलेक्ट्रिसिटी की दुकान पे लगा हो तो उनके लिए क्या होगा? ये करंट एसेट होगा या नॉन करंट एसेट होगा? उनका पर्पस क्या है इसके साथ? वो इसको बेचना चाहते हैं या नहीं बेचना चाहते? इसको बेचना चाहते हैं तो उनके लिए क्या हो जाएगा? करंट एसेट हो जाएगी। इसी तरीके से ये लैपटॉप विद्यम के लिए क्या है? हमारे लिए ये क्या है? नॉन करंट एसेट है। लेकिन एक जो दुकान है कंप्यूटर की, उसके लिए क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को बताओगे। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट समझ आई? तो फिक्स्ड एसेट भी फर्दर दो टाइप्स की होती हैं। फिक्स्ड एसेट फर्दर दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है मेरे पास टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और एक होती है मेरे पास इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? देखो, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल का मतलब होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। दोज फिक्स्ड एसेट्स which have फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी क्या होती है? फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, मतलब जिनको तुम कैन बी सीन,
और कैन बी सीन एंड टच्ड, जिनको तुम देख सकते हो, टच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये डिजिटल बोर्ड मैं देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, ये कैमरा देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, एसी देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, लैपटॉप देख सकता हूं, टच कर सकता हूं। तो ये सारी क्या है, मेरी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लैंड, बिल्डिंग, एयर कंडीशनर, कैमरा, है ना, एटसेट्रा, जितनी भी है मशीनरी, ये सब मैं देख सकता हूं, टच कर सकता हूं। तो ये मेरी क्या हो जाएंगी, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो जाएंगी। फिर बात करते हैं हम इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? दोज फिक्स्ड एसेट्स which do not have any physical existence, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। मतलब कि तुम इनको कैन नॉट सी, कैन नॉट टच, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो ये क्या होती है मेरे पास, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। ऐसी कौन कौन सी होती हैं, जल्दी से एग्जांपल्स लिख लो। ये एग्जांपल्स आपको जरूर पता होने चाहिए। 5 एग्जांपल्स में तुम्हें करवा रहा हूं। पहला गुडविल, दूसरा पेटेंट्स, तीसरा ट्रेडमार्क, चौथा कॉपीराइट, पांचवा सॉफ्टवेयर। ये नहीं कि और नहीं होते, और भी होता है, लाइसेंस होता है, फ्रेंचाइजी होता है, ये बहुत है, मेजरली आपसे यही पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्या है, इनको तुम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, चीजों का मतलब पता होना जरूरी है। देखो गुडविल होता है रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन। मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरी रेप्यूटेशन है भाई। कोई नया बंदा आके पढ़ाएगा और मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा ज्यादा बिकेगा, क्योंकि मेरी रेप्यूटेशन बिल्ड हो रखी है। कोई भी बिजनेस होता है जो 5 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, तो वो जिस रेट पे बिकेगा, मान लो मैंने विद्यम में लगाया 5 लाख, आज मैं विद्यम को बेचने जाऊंगा 5 लाख का बिकेगा, नहीं, वो 20 लाख का बिकेगा, क्योंकि मेरी रेप्यूटेशन भी तो अर्न करी है, जिसकी वजह से बच्चा यहां पर देखने आता है। दिस इज गुडविल। तो इसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते रेप्यूटेशन को, बट इसकी मॉनिटरी वैल्यू है, इसकी मॉनिटरी वैल्यू है, मेरे पास इसकी ओनरशिप है, मैं इसको फ्यूचर में यूज करूंगा, तो ये मेरी एसेट तो है पड़ी। पेटेंट होते हैं जो प्रोसेस पे मिलते हैं, कि जैसे मान लो मैंने कोई इनोवेशन करी और उस प्रोसेस का मैं पेटेंट करा लूंगा कि मेरे अलावा वो कोई यूज नहीं कर सकता, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। ट्रेडमार्क, ये मिलता है नेम एंड लोगो पे, जैसे विद्यम का नाम और लोगो कोई नहीं यूज कर सकता हमारे अलावा, क्यों, क्योंकि हमारे को इसका ट्रेडमार्क मिला है, हमारे को इसका ट्रेडमार्क मिला, हमारे अलावा इसको कोई नहीं यूज कर सकता, ये हमारी एसेट है। कॉपीराइट, जैसे आप देखो कि आपकी टीएस ग्रेवाल सर की बुक है, ये सिर्फ और सिर्फ सुल्तान चंद पब्लिकेशन ही पब्लिश करता है, और कोई पब्लिशर नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि सुल्तान चंद ने क्या करा, इनसे कॉपीराइट खरीदा है। तो सुल्तान चंद के पास क्या है, ये एक कॉपीराइट नाम की एसेट है। बुक्स पब्लिश करने के लिए कॉपीराइट खरीदे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज बेसिकली, जैसे मान लो हमने अपनी ऐप बनवा ली, हमने अपना सॉफ्टवेयर बनवा लिया, हमने अपनी वेबसाइट बनवा ली, वो हमारी एसेट्स ही तो है। सो ये सारी क्या आती है, मेरी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के अंदर आती है। तो जल्दी से एक बार फाइनल रिवीजन ले लेते हैं अपनी सारी की सारी एसेट्स का, जल्दी से सारी की सारी एसेट्स का एक फाइनल रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने शुरुआत करी थी भाई, एसेट क्या होती है, एसेट क्या होती है, एसेट होती है जिसके अंदर 3 चीजें हो। 3 चीजें बोले तो क्या क्या होनी चाहिए, मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए, बिजनेस के पास ओनरशिप होनी चाहिए। एसेट 2 तरीकों की होती है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट का मतलब जिसका पर्पस कैश में कन्वर्ट करना है, रीसेल करना है विद इन 1 ईयर। नॉन करंट एसेट कन्वर्जन करना नहीं है, बल्कि पर्पस है या तो आप उसका इन्वेस्टमेंट पर्पस है, या आप चाहते हो बिजनेस ऑपरेशंस को फैसिलिटेट कर दे, हम उसको 1 साल में बेचना नहीं चाहते हैं। जिनका पर्पस इन्वेस्टमेंट करना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और ऐसी एसेट्स जिनका पर्पस क्या हो, बिजनेस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करना हो, उन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। फिर हमने कहा फिक्स्ड एसेट मतलब ऐसी नॉन करंट एसेट, दोज नॉन करंट एसेट जिनका पर्पस क्या है, फैसिलिटेट करना बिजनेस ऑपरेशंस को, उन्हें हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। जैसे एसी, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। अब बात करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर ये आ गई कि आपने लैंड खरीद रखी है रेंट के लिए, लोन एडवांस कर रखा है,
फिक्स्ड एसेट के दो टाइप होते हैं, एक होता है मेरे पास टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, एक इंटेंजिबल। टेंजिबल बोले तो जिसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, इंटेंजिबल जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हो। एग्जांपल मैंने तुम्हें करवा ही दिए, सो दैट्स इट, दे हो गई हमारी सारी की सारी एसेट्स। ठीक है जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जल्दी से, व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? सो वी हैव फिक्टिशियस एसेट्स। देखो एक और टाइप ऑफ एसेट भी होता है। मैंने आपको एसेट के टाइप बताए, तो मैंने आपको बताया नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। इसके अलावा एक तीसरा टाइप होता है, दैट इज फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है? देखो फिक्टिशियस एसेट क्या है बेसिकली, एक्सपेंस। ये सारी डेफिनेशंस बहुत सोच समझ के लिख रहा हूं मैं, इनको बहुत ध्यान से लिख लेना। एज इट इज डेफिनेशन आपको देखनी है, आपको कोई किताब उठानी ही नहीं है। एक्सपेंस और लॉसेस दैट आर नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर in which they are incurred, but in more than one accounting year। क्या मतलब हुआ इसका? मैंने बोला ऐसे ऐसे खर्चे या लॉसेस, ऐसे खर्चे या लॉसेस, ऐसे खर्चे या लॉसेस जिनको आप उसी साल नहीं राइट ऑफ करते हो जिस साल आपने खर्चा किया, इन विच दे आर इनकर्ड, बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, पर आप उनको एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर्स में उसको राइट ऑफ करते हो। अकाउंटिंग ईयर का मतलब समझ लो पहले तो। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। हमारे यहां 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है इंडिया में। दुनिया के ज्यादातर देशों में 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है ये, लेकिन हमारे यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। मैंने क्या बोला? ऐसे खर्चे जिनको तुम उसी साल राइट ऑफ नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने इस साल सैलरी दी, तो मैं उसको इसी साल का खर्चा मानूंगा। जब मैं प्रॉफिट लॉस निकालूंगा तो मैं कहूंगा इस साल मैंने 20,000 की फीस रिसीव करी बच्चों से और मैंने 10,000 की सैलरी दे दी, तो मेरे पास ही 10,000 बच गया, है ना। 20,000 मैंने रिसीव करे, 10,000 का खर्चा हो गया, तो 10,000 मेरे बच गए। लेकिन कुछ खर्चे होते हैं हम ना उनको उसी साल का नहीं मानते। हम मानते हैं कि यार इसका बेनिफिट तो आने वाले 5 साल में मिलना है, तो हम इसको आज ही कैसे सारा खर्चा मान ले। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ध्यान से सुनना, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से समझना क्या होगा यहां पर। मैंने एक बिजनेस शुरू करा 2022 में, ठीक है। मैंने 2022 में अपना बिजनेस शुरू करा सपोज कोचिंग का। मैंने कोचिंग क्लासेस देनी शुरू करी। मैंने क्या करा, मेरे पास पहले साल फीस कितनी आई? देखो मेरे पास पहले साल फीस आती है 1 लाख। मैंने इस साल एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कितना किया था? मैंने किया था 5 लाख। क्योंकि भाई नया कोचिंग खोला तो मेरे को ज्यादा एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, तभी तो लोगों को पता चलेगा। क्या मेरे को हर साल इतना खर्चा करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे पहले साल इतना खर्चा कर दिया, सबको पता चल गया, बच्चे आ गए, अगली बार तो वर्ड ऑफ माउथ से बच्चा आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मैंने ये हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया, इसका फायदा क्या मेरे को सिर्फ 1 साल मिलेगा? नहीं, आने वाले कई साल मिलेगा। तो मैं मान के चलता हूं सपोज कि ये मेरे को 5 ईयर्स तक बेनिफिट देगा, 5 साल तक बेनिफिट देगा। तो मैं इस 5 लाख को इसी साल का खर्चा ना मान के, हालांकि पेमेंट मैंने इसी साल करी और इस हिसाब से मेरा आज का प्रॉफिट हो लॉस होना चाहिए था, इस साल का 4 लाख का लॉस होना चाहिए था। बट मेरे को ये समझ आती है कि यार ये 5 लाख मेरे को 5 साल बेनिफिट देंगे, तो मैं इसको इस साल का सारा खर्चा ना मान के मैं इसको 1-1 लाख आने वाले 5 साल का खर्चा मान लेता हूं। मैं इस 5 लाख को ऐसा मानता हूं कि ये 1 लाख यहाँ का खर्चा, 1 लाख यहाँ का खर्चा, 1 यहाँ का, 1 यहाँ का और 1 यहाँ का, कि इसका बेनिफिट मेरे को 5 साल मिलना है। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इस साल का खर्चा सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही मानूंगा और बाकी 4 लाख की मैं बोल दूंगा कि मेरे पास क्या है, फिक्टिशियस एसेट है।
क्या बोल दूंगा, फिक्टिशियस एसेट है। और अगले साल जब मैं अगले साल 1 लाख का मान लूंगा तो फिर यहां पर मैं बोलूंगा मेरे पास 3 लाख की फिक्टिशियस एसेट है, यहां मैं बोलूंगा 2 लाख की फिक्टिशियस एसेट है, क्योंकि मैंने 1 साल 1 लाख यहां राइट ऑफ कर दिया, 1 लाख इस साल का मान लिया, 1 लाख इस साल का मान लिया, फिर 1 लाख इस साल का और 1 लाख इस साल का। इस तरीके से आप फिक्टिशियस एसेट दिखाते रहते हो। तो बेसिकली हम पहले साल मानेंगे कि 1 लाख मैंने फ्री सही, 1 लाख का मेरा खर्चा है तो मेरा प्रॉफिट लॉस 0 है। हालांकि कैश के फॉर्म में मैं नेगेटिव हूं 4 लाख, क्योंकि कैश तो मैंने दिया होगा ऐड करने के लिए, लेकिन मैं खर्चा इस साल का 1 लाख ही मानूंगा, क्योंकि मैंने कहा ये तो फिक्टिशियस एसेट है भैया, ये ऐसा खर्चा है जो मेरे को जिसका बेनिफिट आने वाले कई सालों में मिलना है। सो दिस इज माई फिक्टिशियस एसेट। इस खर्चे को, इस एक्सपेंस को हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी सिर्फ नाम जान लो, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में आपको जब एक्सपेंडिचर के टाइप्स बताऊंगा तो उसके अंदर मैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम का टाइप भी करवाऊंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा इसको हमने डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों बोला। अभी के लिए आपको यह समझ आना चाहिए ऐसे खर्चे या लॉसेस, एग्जाम्पल में लॉसेस का भी लिख देता हूं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। देखो डिवेंचर्स होते हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे कंपनी क्या करती है, लोन लेती है लोगों से। इतना ज्यादा आपको इसका मीनिंग पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 12th क्लास में सीखोगे, 11th के बिजनेस स्टडीज में भी थोड़ा आगे जाके आप सीखोगे। तो बेसिकली ये होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो आपने लोन ले लिया, लोन लिया आपने मतलब लोगों से 5 साल के लिए, तो उसके ऊपर आज जो आपको लॉस हुआ, मतलब कि एक तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये हम लोगों को कहते हैं जैसे शेयर खरीद लो ऐसे डिवेंचर खरीद लो, उसके ऊपर हम ब्याज देते रहते हैं। तो हमने जब वो इशू करे तो उसके ऊपर मेरा कोई लॉस हुआ या कोई खर्चा हुआ, तो उसको मैं कहता हूं कि यार ये डिवेंचर तो मेरे 5 साल के लोन लिया है, तो 5 साल का खर्चा मानो, इसी साल का ना मानो। तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। तो ऐसे एसेट्स जिनको आप उसी साल में राइट ऑफ ना करके, मतलब उसी साल का सारा खर्चा ना मान के, आप 1 से ज्यादा सालों में उनको राइट ऑफ करो, कि 1 से ज्यादा सालों में उस खर्चे को दिखाओ। कि जैसे 5 लाख की एडवर्टीजमेंट का खर्चा पहले साल 1, दूसरे 1, तीसरे 1, चौथे 1, पांचवे 1, हालांकि खर्चा मैंने पहले दिन ही कर दिया, लेकिन मैं 5 सालों में 1-1 लाख करके इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, जो अपनी रिपोर्ट बनाऊंगा फाइनल, उसके अंदर हर साल 1 लाख ही खर्चा मानने वाला हूं। समझ आ गई की बात? सो दिस इज माई फिक्टिशियस एसेट्स। अब चलते हैं हम हमारी लाइबिलिटीज की ओर। लाइबिलिटीज कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बड़ा आसान है इनको समझना, ध्यान से सुनो। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटी का मतलब वैसे ही पता, लाइबिलिटी का मतलब हमें, हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी है, हमें कोई किसी का उधार चुकाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का बेसिक मतलब होता है ऑब्लिगेशंस। बेसिक मतलब होता है ऑब्लिगेशंस इन मॉनिटरी टर्म्स, कि पैसे के रूप में आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस है कि आपको किसी का पैसा चुकाना है। सो दैट इज योर लायबिलिटीज। ठीक है जी। सो लायबिलिटी मीन द अमाउंट ऑफ मनी, ऐसा अमाउंट ऑफ मनी एक बिजनेस जो ओज टू अदर्स, की जो बिजनेस ने लोगों का चुकाना है, जो बिजनेस से लोगों का चुकाना है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे दिस मनी इन द फ्यूचर, के फ्यूचर में हमें ये पैसा लोगों का देना है। तो लायबिलिटी को देखो, अगर आपने कोई चीज फ्यूचर में देनी है तो हम उसको टाइम के हिसाब से बांट देते हैं, कि कुछ जो चीजें मेरे को जल्दी देनी है उनको अलग लिख दो, और जो मेरे को बाद में देनी है उनको अलग लिख दो, तभी मैं सही से हिसाब रख पाऊंगा। तो इसीलिए इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके टाइप्स की आपके साथ बात करूं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, तो मेरे पास 2 टाइप्स हैं। एक तो है मेरे पास करंट लायबिलिटीज, जैसे एसेट्स 2 थी ना, करंट एसेट्स क्या थी, जिनको मैं कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूं विद इन अ ईयर, है ना, मैं 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूं शॉर्ट पीरियड में। और नॉन करंट लायबिलिटीज, जैसे नॉन करंट एसेट्स थी जिनको मैं कैश में कन्वर्ट नहीं करना चाहता हूं, उनका मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करूंगा, कि शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट कर दूं। सो दैट वर नॉन करंट एसेट्स। अरे यहां भी एसेट्स लिख दिया क्या? तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटीज। तो भाई नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी क्या होंगी? करंट लायबिलिटी होंगी दोज liabilities which are to be paid within a year,
जो मेरे को 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, वो क्या है, मेरी करंट लायबिलिटी है। जबकि दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर, जो मेरे को 1 साल के बाद पे करनी है, वो मेरी क्या हो जाएंगी, नॉन करंट लायबिलिटीज। एग्जाम्पल बड़े सिंपल है, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन, फिर से मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रखा है, ठीक है। क्रेडिटर्स, जैसे डेटर्स थे ना, याद करो डेटर्स क्या थे, जिनको मैंने उधार पे सामान बेचा तो उनसे मैंने पैसा लेना है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे मैंने परचेज किया, खरीद रखा है ऑन क्रेडिट, जिससे मैंने उधार से सामान खरीद रखा है, तो वो क्या हो जाएंगे, मेरे पास क्रेडिटर्स हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट टर्म लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट, की बैंक में जितने पैसे थे उससे फालतू तुमने निकलवा लिए तो उसको हम बोलते हैं बैंक ओडी या बैंक ओवरड्राफ्ट। कि बैंक में मेरे पैसे थे 1 लाख ही, मैंने निकलवा लिए 1,20,000, क्योंकि बैंक अच्छे कस्टमर्स को ऐसी सुविधा दे देता है, तो दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। नॉन करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स की मैं बात करूं आपके साथ, तो लॉन्ग टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोई लोन ले रखा है, बैंक लोन ले रखा है, बैंक लोन जनरली 1 साल से ऊपर के होते हैं, तो ये क्या हो जाती है, आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाती है। लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, लायबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कि लायबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशंस टू पे, जो भी आपने पैसा पे करना है मॉनेटरी टर्म्स में। फिर हमने बात करी टाइप्स, करंट, नॉन करंट। करंट का मतलब जो 1 साल में पे करना है, नॉन करंट का मतलब जो 1 साल के बाद पेमेंट करनी है, ठीक है जी। चलो अब आ जाते हैं हमारी 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक है रिसिप्ट, एक है एक्सपेंडिचर। दोनों को बड़े ध्यान से समझना, व्हाट इज रिसिप्ट, व्हाट इज एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होती है। और ये सारी टर्म्स करने के बाद अगर आप जब रिवीजन करने बैठो तो आप कोई भी टर्म सर्च करके देखना यूट्यूब पे, सबसे पहले आपको मेरी शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगी। मैंने हर टर्म की शॉर्ट्स ही बना रखी है, तो आपको वहां से एक अलग एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं व्हाट आर रिसिप्ट्स। रिसिप्ट नाम से लगता होगा यार कि कुछ आ रहा है, रिसिप्ट कुछ आ रहा है, एक्सपेंडिचर कुछ जा रहा है, खर्चा है। रिसिप्ट का मतलब होता है, रिसिप्ट का मतलब होता है, बहुत ध्यान से देखना, कि अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अरे क्या बात, डेफिनेशन नहीं लिखी हुई क्या, चलो मैं लिख देता हूं। रिसिप्ट का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय बिजनेस। बिजनेस ने जो पैसा रिसीव कर लिया है या बिजनेस का जो पैसा रिसीव करना रहता है, उसे आप क्या बोलते हो, रिसिप्ट बोलते हो। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर किसे बोलते हो आप, एक्सपेंडिचर किसे बोलते हो आप, एक्सपेंडिचर आप बोलते हो अमाउंट पेड और पेबल बाय अ बिजनेस। कि एक बिजनेस ने जो अमाउंट पे कर दिया है या जो अमाउंट पे करना रहता है, उसे आप क्या बोलते हो, एक्सपेंडिचर बोलते हो। मैंने बड़ी खास बात बोली, रिसीव्ड और रिसीवेबल होना रहता है तब भी वो रिसिप्ट है। पेड और पेबल, पे करना रहता है, पेबल का मतलब होता है पे करना रहता है, तो भी क्या है, एक्सपेंडिचर है। चलो रिसिप्ट्स के बारे में बात करते हैं। रिसिप्ट 2 तरीके की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है कि जो पैसा आपको रिसीव होना है या रिसीव हो चुका है या रिसीव होना रहता है। 2 वजह हो सकती है, एक तो हो सकता है कि आपके नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन है बिजनेस के, उसकी वजह से आपके पास आ रहा है कि रोजाना को जो आपका काम है, जैसे विद्यम का है फीस रिसीव करना बच्चों से, या हमने कोई लैंड ले रखी है वो हमने रेंट पे दे रखी है तो उस पर रेंट रिसीव करना, या हमने कहीं पैसा ब्याज पे दे रखा है उस पर इंटरेस्ट रिसीव करना। ऐसी रिसिप्ट या ऐसा जो पैसा रिसीव होना रहता है जो आपके नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, उसे आप बोलते हो रेवेन्यू रिसिप्ट। वहीं पे हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट किसको, जो हमारा नॉर्मल डे टू डे नहीं होता, मतलब वो रिकरिंग नहीं है, नॉन रेगुलर चीजें जो है, जैसे कि बैंक से लोन ले लेना, कि हमारे को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए था, बैंक से लोन ले लिया, या फिर हमने अपने मालिकों से पैसा लिया कि मालिकों ने जो शुरू में बिजनेस में पैसा डाला वो हो गया, तो वो होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स। एक और डिफरेंशिएट होता है इनके बीच में, मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कोई भी रिसिप्ट जिसकी वजह से आपकी एसेट या लाइबिलिटी, मतलब नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लाइबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ जाए, वो होती है आपकी कैपिटल
कैपिटल रिसिप्ट, और उन पे इंपैक्ट ना पड़े वो होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लोन लिया तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ी ना, तो वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट है। लेकिन मेरी कोई इनकम आई तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ी, कोई एसेट पे फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ मेरे पास इनकम आ गई, तो मतलब नॉन करंट एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दैट इज माई रिवेन्यू रिसिप्ट। तो ध्यान से समझते हैं, बहुत बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है, आराम से समझना। मैंने कहा रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट आर द इनकम दैट द बिजनेस अर्न्स ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन, कि उसके नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज जो है उससे उसको जो रेगुलर इनकम आ रही है, दैट इज बेसिकली रिवेन्यू रिसिप्ट। दीज इंक्लूड थिंग्स लाइक सेल ऑफ गुड्स, फी रिसीव करना, कमीशन अर्न करना, रेंट रिसीव करना, ये सारे क्या नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज है, रेगुलर इनकम है, तो कहते हैं दीज आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, ये रेगुलर और बार बार आती रहती हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर दोनों चीजें आती हैं, चाहे तो तुमने अमाउंट रिसीव कर लिया है, चाहे अमाउंट रिसीव होना रहता है। अब वही कैपिटल रिसिप्ट की बात करें, ऐसी जो भी रिसिप्ट जो पैसा आ गया है या आना रहता है लेकिन तुम्हारे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, वो रोजाना नहीं होता, तो आर द अमाउंट्स रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सोर्सेज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन, रोज का काम हमारा नहीं है। फॉर एग्जांपल, मनी रिसीव्ड फ्रॉम द ओनर, या ओनर जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस जब शुरू होता है तभी करता है, थोड़ी कि रोज रोज कैपिटल इन्वेस्ट करता रहता है वो। बैंक से लोन लेना हमारा बिजनेस का नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन थोड़ी है कि हम लोन ले ले बैंक से। मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना। अब देखो, मैंने कहा कि ये जो मेरा डिजिटल बोर्ड है ये मेरी नॉन करंट एसेट है, मेरा बिजनेस नहीं है इसको बेचना, लेकिन अगर ये खराब खराब होगा तो बेचूंगा तो सही, पैसा तो आएगा, उस पैसे को मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल रिसिप्ट। मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमसे फीस ली, वो क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अगर मैं इस डिजिटल बोर्ड को बेचता हूं तो वो जो पैसा आया वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि मेरा ये डे टू डे एक्टिविटी का काम नहीं है। तो मनी रिसीव करना कोई भी फिक्स्ड एसेट बेचकर, फिक्स्ड एसेट जानते हो ना, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, शुडविल, ये सारा कुछ, they are not regular and are usually not recurring, usually ये नॉन रिकरिंग होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर भी दोनों चीजें आती हैं, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। गॉट इट? एग्जांपल्स भी समझ आ गए कि गुड्स बेचना, फीस रिसीव करना, इसके एग्जांपल भी समझ आ गए। तो ये होता है रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। सिमिलरली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। रिवेन्यू खर्चे क्या होंगे, ऐसे खर्चे जो आप नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस के लिए करते हो, जैसे कि गुड्स खरीदना, हमारे लिए स्टेशनरी का सामान खरीदना, या जूते की दुकान है तो उसको जो जूते लाके रखने अपनी दुकान पे, तो वो क्या है, उसके नॉर्मल डे टू डे के खर्चे हैं। सैलरी देना टीचर्स को, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। वहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे, ऐसे खर्चे जो रोजाना नहीं करने होते, कभी कभी करते हो आप, जैसे कि जो लोन लिया था वो लोन वापिस कर देना, है ना। लोन वापस रोज थोड़ी करोगे, लोन का पैसा वापस कर देना, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जल्दी से रीड करते हैं। दिस इज द मनी स्पेंट ऑन डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी देना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, रिपेयर्स का देना, एटसेट्रा। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन देना, ये दो बड़ी अच्छा एग्जाम्पल होता है, रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा, कि मैंने किसी से लोन लिया 1 लाख का, उसके ऊपर मैं हर महीने 1000 रुपए ब्याज दे रहा हूं, तो वो मेरा रिवेन्यू खर्चा है कि मेरे को रेगुलर वो देना है, लेकिन मैं वो 1 लाख वापस चुका रहा हूं तो वो मेरा कैपिटल खर्चा, ठीक है, क्योंकि उससे मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। दीज एक्सपेंसेस आर रेगुलर एंड आर शोन इन द P&L अकाउंट। ये हम बाद में बात करेंगे कहां पर जाते हैं, लेकिन आपको मैंने हल्का सा इंपैक्ट बताया था कि एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं होता, तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस निकालने में काम आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, दिस इज द मनी स्पेंट ऑन बाइंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर खरीदना, या फिर these assets are used in the business for many years. Capital expenditure is shown in the balance sheet as an asset. या आप ऐसा भी कह सकते हो, ऐसा खर्चा जिसका 1 साल तक ही काम आएगा, जिसका 1 साल से ज्यादा काम आएगा, है ना। बिल्डिंग खरीदी 1 साल से ज्यादा काम आएगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन तुम सैलरी दे रहे हो तो वो 1 साल की सैलरी दी तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में भी होता है, ऐसी रिसिप्ट जो 1 साल से ज्यादा लंबे टाइम तक काम आएगी, जैसे तुमने लोन लिया, लेकिन वहीं पर रिवेन्यू रिसिप्ट जो उसी साल काम आएगी, तुमसे फीस ली, इस साल पढ़ाया, बात खत्म। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं इनके अंदर। समझ आ गया रिवेन्यू और कैपिटल। तो आपको पूरी अकाउंटेंसी में रिवेन्यू और कैपिटल ये दोनों वर्ड्स कहीं भी दिखे, रिवेन्यू का मतलब होता है इसी साल से रिलेटेड, कैपिटल का मतलब होता है 1 से ज्यादा साल के लिए काम आने वाली चीज होता है।
ठीक है जी। अब इन्हीं से दो टर्म्स निकली है, दैट इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। इनका क्या मतलब है देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने तुम्हें बताया, या रिवेन्यू रिसिप्ट बताया, तो जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है उन्हें तुम रिवेन्यू बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में। रिवेन्यू रिसिप्ट्स को आप क्या बोलते हो, रिवेन्यू बोलते हो, दूसरा नाम है। तो रिवेन्यू मैंने लिखा भी है कि रिवेन्यू किसको बोलते हो आप, रिवेन्यू रिसिप्ट्स को बोलते हो। दिस इज माय रिवेन्यू। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब तुम जानते हो जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी बिजनेस को पैसा मिल रहा है, दैट इज रिवेन्यू। यहां पर भी हम यही लिखते हैं, रिवेन्यू मींस इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस थ्रू इट्स रेगुलर ऑपरेशंस सच एज सेल्स, फी, रेंट रिसीव्ड, कमीशन अर्न्ड, चारों वही एग्जांपल आ गए। इसी तरीके से एक्सपेंस के बारे में हम बात करते हैं। एक्सपेंस आप किसको बोलते हो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था ना उसको आप एक्सपेंस बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में। रिवेन्यू किसको बोलते हो बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट को। रिवेन्यू एक्सपेंसिस को क्या बोलते हो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हो, एक्सपेंस बोलते हो। ठीक है, तो मेरे पास आया एक्सपेंस मींस द कॉस्ट इंकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू। बेसिकली ये कमाने के लिए जो तुम्हें खर्चे करने पड़े, मतलब नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस के जो खर्चे होते हैं, जैसे कि सैलरी, सेम डेफिनेशन भी लिख सकते हो, रेंट पेड, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी तुम्हारे खर्चे हो रहे हैं। अब बात करते हैं चार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। पूरी अकाउंटेंसी की जर्नी में आप इन चारों का ट्रीटमेंट हमेशा अलग पढ़ने वाले हो। चाहे मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाऊंगा, चाहे मैं आपको जर्नल एंट्री करवाऊंगा, चाहे मैं आपको लेजर बनवाऊंगा, चाहे मैं आपको उसका ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, कुछ भी पढ़ोगे, पूरी अकाउंटेंसी की जर्नी में इन चार चीजों को बहुत अलग से आप पढ़ने वाले हो। इन चारों का मीनिंग क्लियर कर लो भाई, जल्दी से इसका मीनिंग क्लियर कर लो। इन चारों का मतलब क्या होता है देखो, पहली है प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फिर है दो टाइप्स की इनकम, एक्रूड इनकम एंड एडवांस इनकम। देखो, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नाम से समझो प्रीपेड का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो तुमने पहले से ही कर दिया। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, जो तुमने पहले से ही कर दिया, मतलब अभी तुमने उसका बेनिफिट नहीं लिया लेकिन तुमने पैसे दे दिए। जैसे तुम रिचार्ज करते हो मोबाइल का रिचार्ज करते हो तो वो प्रीपेड ही तो होता है कि तुम पेमेंट कर देते हो, फिर एक महीना यूज करते हो, 20 दिन यूज करते हो, 40 दिन यूज करते हो, 84 डेज का रिचार्ज करते हो, तो दैट इज प्रीपेड ना। पेमेंट पहले कर दी, बेनिफिट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, दिस मीन्स द बिजनेस हैज पेड इन एडवांस फॉर एन एक्सपेंस दैट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कि मैंने अगले साल का खर्चा इसी साल कर दिया, अगले साल का खर्चा इसी साल कर दिया। मेरे को बताना तो पड़ेगा ना कब की बात कर रहे हो, कौन से प्रीपे की बात कर रहे हो। अगर मैं अगले साल का खर्चा इसी साल कर दूं तो दैट इज माय प्रीपेड एक्सपेंडिचर। कहता है इफ यू पे रेंट फॉर अप्रैल इन मार्च इट इज एन प्रीपेड एक्सपेंस, कि तुमने मार्च में ही अप्रैल का रेंट भी दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रीपेड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो मैं कहता हूं कि मेरा वाईफाई का बिल है 1000 पर मंथ का, ठीक है, मैंने जनवरी में ही 5000 पेमेंट कर दी है ना, तो इसका मतलब मेरा प्रीपे कितना हुआ, प्रीपेड इस साल के लिए, क्योंकि देखो आप बिजनेस में जब भी अकाउंटिंग करते हो तो प्रीपेड कितना है, प्रीपेड है मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों का तो इसी साल से रिलेटेड है, तो ये प्रीपेड तो नहीं होगा। अगले अकाउंटिंग ईयर अप्रैल और मई 2 महीने का हुआ तो हम कहेंगे अप्रैल एंड मई का हुआ, कितना हुआ, 2000 हुआ। बात आ रही है समझ कि बेसिकली जो अगले अकाउंटिंग ईयर, अगले साल से रिलेटेड जो आपका प्रीपेड खर्चा है उसे आप बोलते हो प्रीपेड एक्सपेंस। इसको आप शो कहां पर करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये बैलेंस शीट में हमारी दिखता कहां पर है। इट इज इट इज शोन एज एसेट इन द बैलेंस शीट। इसको हम एसेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कल को हमें इससे फायदा होना है ना, क्योंकि कल को हमें इसका बेनिफिट होगा, हमें पैसे देने नहीं पड़ेंगे, सर्विसेज मिल जाएंगी, तो इसकी हमें कल को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, एसेट बोलते हो। और कैसी एसेट बोलते हो आप इसको बोलते हो करंट एसेट, ठीक है, आप इसको बोलते हो करंट एसेट। अगली चीज देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, फिर कहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है कि आपने अगले साल का खर्चा इसी साल दे दिया, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है इस साल का खर्चा भी देना रहता है।
कि तुमने उसका फायदा तो ले लिया लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी। जैसे मेरे टीचर ने पूरा साल पढ़ा तो दिया, मैंने अभी तक सैलरी नहीं दी, तो मेरे लिए क्या है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, वो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होगा। क्या लिखा है, दिस मीन्स द बिजनेस हैज नॉट येट पेड एन एक्सपेंस दैट बिलोंग्स टू करंट ईयर, इसी साल का खर्चा लेकिन मैंने पे नहीं किया। इफ सैलरी ऑफ मार्च इज नॉट पेड येट इट इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कि मैंने मार्च की तनख्वाह नहीं दी तो ये मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और ये मेरे लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि भैया ये लायबिलिटी ही तो होगा, दिस इज ऑब्लिगेशन टू पे। और कैसी लायबिलिटी होगा, ये करंट लायबिलिटी होगा, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर आपको ये पे करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में पे करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम दो तरीके की इनकम, दैट इज एक्रूड इनकम एंड एडवांस इनकम। एक्रूड का मतलब होता है इकट्ठा हो चुका है, एक्रू हो चुका है। तो एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो मैंने कमा तो ली है बट मेरे को रिसीव नहीं हुई। मैंने तुम्हें पूरा साल पढ़ा तो दिया है लेकिन तुमने अभी तक फीस मुझे दी नहीं, तो दैट इज माई एक्रूड इनकम। इसका दूसरा नाम होता है अर्नड इनकम। क्या होता है, अर्नड इनकम। क्या लिखता है, दिस मीन्स इनकम हैज बीन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कि तुमने इंटरेस्ट कमा तो लिया लेकिन सामने वाले ने अभी तक तुम्हारे को ब्याज पे नहीं किया। इट इज शोन एज एन एसेट, ये एसेट है ना, कल को पैसा मिलेगा, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, तो ये मेरी क्या है, बेसिकली करंट एसेट है। ठीक है जी। इसी तरीके से लास्ट आता है मेरे पास एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम क्या होता है, इसको आप बोलते हो अनअर्न्ड इनकम। मतलब जो तुमने अभी तक कमाया नहीं है लेकिन तुम्हें पहले से इनकम मिल गई, कि तुमने क्या किया, मेरे को अगले साल की फीस भी इसी साल दे दी, कि सर जी 12वीं की फीस भी पकड़ो, बड़ा बढ़िया पढ़ाते हो आप तो भाई मेरे लिए क्या है, एडवांस इनकम है। अब मेरी ये लाइबिलिटी बन गई कि मेरे को अगले साल भी पढ़ाना पड़ेगा, मेरे को अगले साल भी ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, दिस मीन्स इनकम हैज been received in advance for which services will be given in the future, जिसकी सर्विसेज हम फ्यूचर में देने वाले हैं। रेंट रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट मंथ इन करंट मंथ, इट इज शोन एज लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। ये क्या है मेरी बेटा, करंट लायबिलिटी, ये मेरी क्या है, करंट लायबिलिटी। समझ आ गई जी चारों चीजें। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे खर्चे जो तुमने पहले से ही पे कर दिए, बेनिफिट बाद में लोगे, करंट एसेट हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खर्चा इसी साल का था लेकिन तुमने पे नहीं किया तो करंट लायबिलिटी हो गया। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, तुमने कमा लिया लेकिन तुम्हें रिसीव नहीं हुआ तो करंट एसेट हो गया। अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम, तुम्हें पैसा पहले रिसीव हो गया बट तुमने अभी तक काम नहीं करा तो वो तुम्हारी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। समझ आ गई जी बात। चलो आज की क्लास के आखिरी 3 टर्म्स पे बात करते हैं, बड़ी जल्दी से समझना। व्हाट इज इनकम, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज गेन एंड व्हाट लॉस। सॉरी 4 टर्म्स, लॉस है ना, इसको भूल गया, लॉस क्योंकि पता होता है बच्चे को लॉस क्या होगा सर। चलो जी देखो, बड़े ध्यान से समझने एक टर्म को, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, और इनके बारे में आपको बाद में द्वारा भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब हम फाइनल अकाउंट्स की ओर जाएंगे तो क्या कहते हैं इनकम के बारे में। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि जो भी पूरे साल में प्रॉफिट अर्न हुआ, दैट इज योर इनकम। प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल जो तुम्हारे पास पैसा रिसीव हुआ, रिवेन्यू हुआ, उसमें से टोटल खर्चा माइनस कर दो तो दैट इज योर इनकम। कैसे निकलेगा, इट इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज एज वेल एज अदर गेन्स। इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल निकालता है ये नेट, कि जो तुम्हारे को नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, जैसे तुमने सेल वेल करी उससे मिला, या ऐसी एक्टिविटीज जो तुम्हारी नॉर्मल नहीं भी है, जैसे मेरा काम है फीस रिसीव करना, उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज है, मेरे को पैसा आया, रेंट रिसीव करा, इंटरेस्ट रिसीव करा, या फिर मेरी कोई लॉटरी लग गई, सारी इनकम से इंक्लूड कर लूंगा मैं। तो इनकम निकालते वक्त, प्रॉफिट्स होते हैं इनकम बेसिकली, तो इनकम क्या निकालते वक्त हम क्या कहते हैं, सारे के सारे प्रॉफिट्स को कंसिडर करते हैं। इनकम निकलता कैसे है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्लस गेन। अब रिवेन्यू का मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटी, तो जो रिसिप्ट हुई, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो जो भी तुमने खर्चे करे, जोड़ दो, गेन होता है दोज इनकम्स विच आर इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मतलब होता है बेटा जो रोज रोज नहीं होती, जो कभी कभी होती है, जो किस्मत पे डिपेंड करती है, जैसे लॉटरी लगा जाना, या तुमने अपनी फिक्स्ड एसेट को प्रॉफिट पे बेच दिया, कि ये बोर्ड मैंने 2 लाख का खरीदा, मैंने 3 लाख का बेच दिया,
तो ये होते हैं ऐसे बिजनेस, ऐसी इनकम जो इंसिडेंटल टू बिजनेस होती हैं, जो बिजनेस से नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मेल नहीं खाती हैं। तो बेसिकली इनकम निकालते हो हर तरीके के रिवेन्यू को, हर तरीके की रिसिप्ट को कंसीडर करते हैं, चाहे वो रोजाना की एक्टिविटी हो या वो ऐसी इनकम्स हो जो मेरे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट नहीं करती, वो भी हो, और उसमें से सारे खर्चे माइनस कर देते हैं तो मेरे पास इनकम आ जाती है। लेकिन प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग दैट रिवेन्यू। प्रॉफिट के लिए हम कहते हैं सिर्फ रिवेन्यू में से खर्चे मत घटा दो, बस। यहां पे आपको गेन्स को ऐड नहीं करना, मतलब कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है एक बिजनेस के अंदर उनको कंसीडर नहीं करना। जो नॉर्मल रिसिप्ट है उसमें से नॉर्मल खर्चों को माइनस कर दो, जैसे कि जो मेरी नॉर्मल रिसिप्ट है फीस, उसमें से सैलरी माइनस कर दूं तो जो आया वो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन मेरे को अगर इनकम निकालनी है, या इनकम को आप नेट प्रॉफिट भी बोल देते हो, क्योंकि प्रॉफिट काफी तरीकों का होता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा नेट प्रॉफिट। तो बेटा नेट प्रॉफिट एक्चुअली में क्या होता है? इनकम का ही दूसरा नाम है, इनकम का ही दूसरा नाम है। तो अगर तुम नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हो, या नेट इनकम निकालना चाहते हो, या इनकम निकालना चाहते हो, तब आप सारी चीजों को कंसीडर कर लेते हो कि जो ऐसी एक्टिविटी जो मेरी डायरेक्टली ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे रेंट रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, उन सबको ऐड कर देते हो। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हो गया, जैसे कोई आग लग गई या चोरी चकारी होगी, सब माइनस कर देते हो। तो मतलब पूरे बिजनेस में पूरा सारा कुछ मिला जुला के क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, दैट इज योर इनकम, या नेट इनकम, या नेट प्रॉफिट, 3 नामों से आप जानते हो। और सिर्फ प्रॉफिट का मतलब आप कहते हो कि नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी से जो पैसा आया और जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में गया उसका डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला दे रखा है हमने आपको, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कि जितने का तुमने सामान बेचा और उसकी जो कीमत थी। जैसे हमारे बिजनेस में तो हो गया फीस आई माइनस कर दो सैलरी। कपड़े की दुकान के लिए कि मैंने 100 वाली शर्ट 150 की बेची तो 150 में से 100 हटा दो, वो मेरा प्रॉफिट है, बाकी खर्चे बाद में देखेंगे। तो दैट इज बेसिकली प्रॉफिट। गेन आपको समझ आई क्या होगा? गेन रेफर्स टू एक्सीडेंटल और नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। ऐसे जो नॉन रिकरिंग होते हैं, बार बार नहीं होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। प्रॉफिट्स फ्रॉम एक्टिविटीज अदर देन द मेन बिजनेस एक्टिविटीज, कहता है ऐसी प्रॉफिट ऐसी एक्टिविटी से जो मेरे मेन बिजनेस के अलावा है, विच आर अदर देन मेन बिजनेस ऑपरेशन, हो जाते हैं मेरे गेन में। एग्जांपल जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी और इन्वेस्टमेंट, या लॉटरी लग गई भाई। लॉस तो आप जानते ही हो, लॉस का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंसेस माइनस रिवेन्यू, कि तुम्हारे खर्चे ज्यादा रिवेन्यू कम, तो क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। रिवेन्यू में से खर्चे घटाओगे, रिवेन्यू ज्यादा एक्सपेंस कम, तो प्रॉफिट आ जाएगा, बात ही खत्म। तो ये हो गया हमारे पास इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस। तो जो जो बच्चा भी यहां तक आया है प्लीज एक बार बताकर जरूर जाना कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि बहुत शुरू तो बहुत करते हैं लेकिन एंड तक पहुंचते बहुत कम लोग हैं और वही सही बता पाते हैं कि एक्चुअली में आपको कैसा लगा। तो आप प्लीज बताकर जाना जो भी यहां तक पहुंचा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और नेक्स्ट लेक्चर मैं कल ही लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2 करवाऊंगा। कोशिश रहेगी कि सारे के सारी अकाउंटिंग टर्म्स उस लेक्चर में खत्म हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी अभी रहती है। दैट्स इट फॉर द डे। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।